हेलो, चलो कैसे हैं आप? आपको याद हो तो पिछले वीडियो में, मतलब जो हमारी यूनिट चल रही है, यूनिट 3 अध्याय 4, उसके पिछले वीडियो में हमने ये समझा था कि धारामापी किसे कहते हैं और उसके क्या प्रकार होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि धारामापी दो प्रकार के होते हैं, एक चल कुंडली धारामापी और एक चल चुंबक धारामापी। चल चुंबक धारामापी हमारे कोर्स में नहीं है, चल कुंडली धारामापी हमारे कोर्स में है। और चल कुंडली धारामापी भी कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक में कुंडली को लटकाया जाता है, निलंबित कुंडली धारामापी, और एक में कुंडली को कीलों पर कसा जाता है, किलकित कुंडली धारामापी। तो परीक्षा में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चल कुंडली धारामापी या निलंबित कुंडली धारामापी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। बच्चों, बिंदु होंगे दो, एक नामांकित चित्र और नंबर 2 सिद्धांत। ठीक है, याद रखिएगा, यदि परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि चल कुंडली धारामापी का वर्णन कीजिए, तो ऐसी स्थिति में आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहे तो निलंबित कुंडली धारामापी का उपयोग करें और आप चाहे तो किलकित कुंडली धारामापी का उपयोग करें। लेकिन यदि उसने पर्टिकुलर नाम लिख के दिया है कि भाई निलंबित कुंडली धारामापी का वर्णन कीजिए या किलकित कुंडली धारामापी का वर्णन कीजिए, तो फिर आपको उसी धारामापी का उपयोग करना होगा। बच्चों, हम देखने जा रहे हैं निलंबित कुंडली धारामापी का वर्णन। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा चल कुंडली धारामापी या निलंबित कुंडली धारामापी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, ये इसका चित्र है। इस चित्र में क्या क्या है? तो ये जो आप देख रहे हैं, ये एक कुंडली है जो कि एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, ये जो कुंडली है, ये एक विशेष प्रकार की मिश्र धातु होती है जिसे फास्फर ब्रांच कहते हैं। उस फास्फर ब्रांच से बनी एक पत्ती एफ है, जिसकी सहायता से इसे इस चुंबक के ध्रुवखंड एन और एस, ये चुंबक के दो ध्रुवखंड होते हैं, इनके मध्य लटकाई जाती है, निलंबित की जाती है। बच्चों, ये जो ध्रुवखंड होते हैं ये अवतल बेलनाकार, मतलब यूं कटे होते हैं। और अवतल बेलनाकार क्यों कटे होते हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें कौन क्या है? तो ए है कुंडली, सी फ्रेम है, एफ फास्फर ब्रांच की पत्ती है, एम एक वृत्तीय समतल दर्पण होता है बच्चों, जिसके द्वारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप का मापन किया जाता है, एसपी स्प्रिंग है, जिसकी सहायता से कुंडली को खींच के रखा जाता है, जिससे कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के चुंबक के ध्रुवखंडों के मध्य हिलने डुलने ना पाए, संतुलित रहे। और ये जो T1 और T2 है, इन्हें संयोजी पेंच कहते हैं बच्चों, जिनकी सहायता से जिस परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाना है, उस परिपथ को यहां पर जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, तो नामांकन में एक बार फिर बोल के बता रहा हूं, ए कुंडली, सी फ्रेम, एम वृत्तीय समतल दर्पण, एफ फास्फर ब्रांच की पत्ती, एनएस चुंबक के ध्रुवखंड जो अवतल बेलनाकार कटे होते हैं, एसपी स्प्रिंग और T1 और T2 संयोजी पेंच। ठीक है बच्चों, अब ध्यानपूर्वक समझिएगा। आगे बढ़े उससे पहले कि इसका सिद्धांत क्या होता है, तो ध्यान समझना। जैसे मान लो हम एक रस्सी लें और उस रस्सी के एक सिरे को हाथ से पकड़ा और दूसरे सिरे पर हमने एक पत्थर को बांध दिया। अब पत्थर को हम यूं घुमाए जा रहे हैं, मतलब उस पर विक्षेपक बलयुक्त आघूर्ण लगा रहे हैं। तो जब विक्षेपक बलयुक्त आघूर्ण लगाएंगे तो आप जानते हैं कि वो जो रस्सी है उसमें वंट भराएंगे, मतलब ऐंठन बलयुक्त आघूर्ण उत्पन्न होगा। अब यदि हम उसको घुमाते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उस पत्थर का घूमना बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आप पत्थर पर लगा रहे थे विक्षेपक बलयुक्त आघूर्ण और जो रस्सी में उत्पन्न हो रहा था बच्चों ऐंठन बलयुक्त आघूर्ण, दोनों बराबर हो जाते हैं, तो पत्थर का आगे घूमना बंद हो जाएगा। अब जैसे ही हम उस पत्थर को छोड़ेंगे तो क्या पत्थर अभी उधर ही घूमेगा? नहीं, वो उल्टी दिशा में घूमेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रस्सी है, इसमें जो ऐंठन बलयुक्त आघूर्ण उत्पन्न हुए थे बच्चों, उसकी दिशा विक्षेपक बलयुक्त आघूर्ण के विपरीत होती है। और ऐसा ही कुछ इसमें होता है। कैसे होता है देखिएगा। तो जब हम इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के मध्य है, तो इस पर विक्षेपक बलयुक्त आघूर्ण लगेगा जो कुंडली को विक्षेपित करेगा। बच्चों, जब कुंडली विक्षेपित होगी तो ये जो पत्ती एफ है, इसमें ऐंठन बलयुक्त आघूर्ण उत्पन्न होगा, जिसकी दिशा विक्षेपक बलयुक्त आघूर्ण के विपरीत होगी। और जब दोनों बराबर होंगे तो कुंडली अब संतुलित होकर ठहर जाएगी, अब आगे विक्षेपित नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो मैं सिद्धांत बोल के बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में सुगमतापूर्वक लटकाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर एक बलयुक्त आघूर्ण कार्य करता है जो कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य विक्षेपित करता है। इसे विक्षेपक बलयुक्त आघूर्ण कहते हैं। जब कुंडली विक्षेपित होती है तो पत्ती एफ में ऐंठन बलयुक्त आघूर्ण उत्पन्न होते हैं, जिनकी दिशा विक्षेपक बलयुक्त आघूर्ण के विपरीत होती है बच्चों। जब ऐंठन बलयुक्त आघूर्ण का मान विक्षेपक बलयुक्त आघूर्ण के बराबर होता है तो कुंडली संतुलित होकर ठहर जाती है, इसे संतुलन की स्थिति कहते हैं। इतनी थ्योरी लिखने के बाद अब आगे हमें समझना है सिद्धांत क्या। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखें, माना ए क्षेत्रफल की एन फेरों वाली एक कुंडली को बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाकर इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में उत्पन्न विक्षेपक बलयुक्त आघूर्ण
बच्चों उस विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण को हमने टाउ 1 लिखा, जिसका सूत्र होता है NIAB, मैंने आपको बताया था। साथ में यहाँ पर साइन थीटा भी आता है। बच्चों थीटा क्या होता है? तो कुंडली के तल के अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। और ध्यानपूर्वक समझिएगा, अब मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो ध्रुवखंड है ये अवतल बेलनाकार क्यों कटे होते हैं। तो बच्चों जब ये अवतल बेलनाकार कटे होते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा, तो कुंडली का जो तल है वो सदैव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, अर्थात कुंडली के तल का अभिलंब सदैव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है बच्चों। और जब लंबवत होगा तो यहाँ पर साइन थीटा जो आता है उसमें थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। तो इतना बलयुग्म आघूर्ण लगेगा जो कि बलयुग्म आघूर्ण का अधिकतम मान होता है। तो बच्चों इसका मतलब क्या निकला? ये ध्रुवखंड अवतल बेलनाकार कटे होने से क्या होता है? तो कुंडली का तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है, जिससे कुंडली के तल और कुंडली के तल के अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री होने के कारण कुंडली पर लगने वाला विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण अधिकतम होता है बच्चों। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, जब ये बलयुग्म आघूर्ण लगेगा तो कुंडली में ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न होगा और कुंडली विक्षेपित होगी। पत्ती में ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न होगा और कुंडली विक्षेपित होगी। तो अब यदि कुंडली में उत्पन्न विक्षेप थीटा हो, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप थीटा हो, तो पत्ती F में उत्पन्न ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण, उस ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण का जो सूत्र होता है C थीटा। यहाँ C एक नियतांक है जिसे ऐंठन दृढ़ता कहते हैं, जिसे ऐंठन दृढ़ता कहते हैं। ये बच्चों समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब अभी अपनी ये बात हुई थी कि संतुलन की अवस्था में दोनों मान आपस में बराबर होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? किंतु संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होगा बच्चों? तो टाउ 1 बराबर क्या हो जाएगा? टाउ 2। तो समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर रखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो यहां क्या आएगा? NIAB बराबर क्या हो जाएगा? C थीटा। बच्चों हमें मान चाहिए I का, क्योंकि हम धारामापी का वर्णन कर रहे हैं भाई, तो I को हम इधर रखेंगे और NAB को उधर पलटी मार देते हैं। तो इधर I बराबर क्या आएगा बच्चों? C बटे क्या होगा? NAB, और साथ में क्या रहेगा? थीटा। बच्चों इसमें ये जो आप देख रहे हैं C बटे NAB, ये एक नियतांक है बच्चों, जिसे धारामापी नियतांक कहते हैं। हम क्या बोलेंगे? जहां C बटे NAB बराबर K धारामापी नियतांक है, तो हम इतनी जगह पर K को रख देते हैं, और जब रखेंगे तो I बराबर हमें मिलेगा बच्चों K थीटा। K एक नियतांक है। अरे तो जब समानुपात को बराबर में बदलना हो तो नियतांक लगाया जाता है, तो बराबर को समानुपात में बदलना हो तो नियतांक हटाया जाता है। तो K को जैसे ही हम यहां से हटाएंगे तो यह बराबर का निशान किसमें बदल जाएगा? समानुपात में। तो हम क्या लिखेंगे? I अनुक्रमानुपाती थीटा। बच्चों यही चल कुंडली धारामापी, शब्दों पे ध्यान दें, चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत है। तो शब्दों में बोले तो क्या बोलेंगे? चल कुंडली धारामापी की कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा उसमें उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। यही चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत है। तो इसका अर्थ क्या निकला? यदि हम किलकित कुंडली धारामापी का भी उपयोग करें तो सिद्धांत वहां भी यही रहेगा, बस एक छोटा सा परिवर्तन आएगा कि इसमें जहां हम क्या बोल रहे हैं पत्ती F, उसकी जगह वहां पर स्प्रिंगों का उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो ये चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।